नमस्कार। तो शुरू करते हैं चीन के संविधान की मुख्य विशेषताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। चीन की संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो चीन की संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चीन के वर्तमान संविधान, ये जो वर्तमान संविधान हम पढ़ेंगे वो 1982 में संशोधित किया गया सिद्धांत है। 1982 में बनाया गया सिद्धांत संविधान की विशेषता को हम अभी पढ़ेंगे। तो चीन की संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है और सबसे प्रमुख विशेषता है वो है छोटा संविधान। तो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम कि छोटा संविधान वो कैसे है। तो चीन का नया संविधान 1982 में जो बनाया गया संविधान है एक संक्षिप्त प्रलेख है। इसमें 138 अनुच्छेद हैं, जबकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। वैसे चीन के पहले 3 संविधानों से यह बड़ा है। जो पहले 3 संविधान जो बनाए गए थे उनसे यह जो संविधान बनाया है वो बड़ा संविधान है। इसमें वर्तमान संविधान प्रस्तावना और 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इस संविधान की प्रस्तावना काफी लंबी है। प्रस्तावना में देश के सामाजिक आधुनिकीकरण में बल दिया गया है। देश के सामाजिक और आधुनिकीकरण में इसको बल दिया गया है। इसमें संविधान के वैचारिक दार्शनिक आधार को परिभाषित किया गया है। संविधान दार्शनिक आधार को परिभाषित किया गया है। तो दूसरा नंबर देखते हैं हम कि संविधान की विशेषता के अंतर्गत। तो दूसरा ये है कि लिखित तथा निर्मित संविधान। ये क्या है? चीन का संविधान जो है लिखित संविधान है, लिखित है और निर्मित भी है। अन्य राज्यों की तरह इंग्लैंड को छोड़कर नया चीन का संविधान भी लिखित है। इंग्लैंड का संविधान हमको पता है कि जैसे कि अलिखित है, लेकिन ये जो चीन का संविधान है वो क्या है? लिखित संविधान है। प्रत्येक लिखित संविधान का एक निर्मित संविधान होता है। चीनी संविधान लिखित होने के साथ साथ निर्मित भी है। चीन का जो संविधान है वो निर्मित भी है। इसके विपरीत ब्रिटिश का संविधान क्या है? ब्रिटिश का संविधान एक लिखित तथा विकसित संविधान है। चीन के संविधान में कुल 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में क्या चीज है? प्रथम अध्याय में कतिपय सामान्य सिद्धांत वर्णन किए गए हैं। दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अर्थात इसे राज्य के विधानीय, कार्यपालिका एवं न्यायिक अंगों की व्याख्या की गई है। चौथा अध्याय चीनी संविधान के एक असाधारण विशिष्टता है। इसमें राष्ट्रध्वज, राज्य चिन्ह तथा राजधानी पर प्रकाश डाला गया है, जो कि क्या है? अन्य संविधानों से ये भिन्न है। अन्य संविधानों से क्या है? यह भिन्न है। उसके बाद हम देखते हैं लालची। तीसरा पॉइंट बनता है इसमें लालची संविधान कि चीन का संविधान क्या है? लालची है। तो 1982 का चीनी संविधान लालची है। इसमें संशोधन के लिए कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। संशोधन, किसी भी कानून को संशोधन जब किया जाता है तो इसके लिए क्या है? जटिल प्रक्रिया जो है वो नहीं है। इनमें आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान के संशोधन का प्रस्तावना या तो राष्ट्र जन कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा रखी जाती है या कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा। और जो 1/5 सदस्य होता है उनकी अनुमति मिलना एकदम ना के बराबर रहता है, मतलब मिल ही जाता है। तो यह कह सकते हैं कि इसमें भी 1/3 कम केवल दिखावा के लिए होता है। यह विरोध नहीं होता है बिल्कुल भी। किसी भी कानून का जो पारित करती है सरकार उसका विरोध नहीं होता है, बल्कि ये आसानी से क्या हो जाती है? सफल हो जाती है और पास हो जाती है। चौथा पॉइंट है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। तो इसके अंतर्गत क्या है? 1982 के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है चीन का जनवादी गणतंत्र जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, जिसकी नेतृत्व श्रमिक वर्ग
के हाथों में है। यहाँ सैनिक तथा किसानों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग है। सॉरी, वो सैनिक नहीं होगा, वो होगा हमारा श्रमिक होगा। वो श्रमिक और किसानों के बीच क्या है? महत्वपूर्ण सहयोग है। चीन राज्य की परिभाषा प्रत्येक संविधान में भिन्न रही है। 1982 में राज्य जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला राज्य है। वास्तविकता यह है कि दोनों में नाम का ही बस अंतर है और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय यह है कि राज्य में बहुतायत श्रमिक तथा किसानों के अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर कठोर नियंत्रण है। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये हमारा 5वां पॉइंट बनेगा। 1982 का संविधान चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। उसे उल्लेखित है, अब चीन में उत्पादन के साधनों का केवल 2 प्रकार की स्वामित्व रहेगा। जो पहला स्वामित्व है वो सामाजिक स्वामी और दूसरा स्वामी रहेगा वो है श्रमिकों द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामी। राज्य कृषि छोड़कर अन्य क्षेत्र में उद्यम की स्वतंत्रता देता है, परंतु इन दोनों शर्तों के अंतर्गत पहली उद्यम विधि के अनुसार किया जाना चाहिए। अब देखते हैं नए संविधान के अंतर्गत चीन में समाजवादी राजकीय क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत है। उद्योग, व्यापार, खनिज पदार्थ, वनोपज, यातायात आदि पर राजकीय स्वामित्व है। राज्य आवश्यकता अनुसार भूमि का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। समाजवादी संपत्ति को चोरी करना, सामाजिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाना आदि ये सब कार्य क्या है? दंडनीय अपराध है, जो कि होने ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला 6वां पॉइंट बनता है वो है बहुराष्ट्रीय राज्य। तो बहुराष्ट्रीय कैसे, इसे भी देख लेते हैं हम। 1982 के संविधान के अनुसार चीन एक बहुराष्ट्रीय संविधान है। जैसे कि इसमें लगभग 56 राष्ट्रीय कौमें रहती है। 56 राष्ट्रीय कौमें हैं। इस राष्ट्रीय जातियों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति आदि का विकास करने की क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त है। आदि की स्वतंत्रता इन्हें प्राप्त है। संविधान के अनुसार सभी राष्ट्र जाति स्तर में बराबर हैं और संविधान इनका कहता है कि सभी जाति के लोग यहाँ पे क्या है? बराबर है। उसके बाद 7वां जो पॉइंट बनता है हमें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। अब चीन का जो ये संविधान है उसमें नागरिकों को क्या क्या कर्तव्य दिए गए हैं, उनके बारे में अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1982 के नए संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से लेकर 56 तक में किया गया है। तो अब हम इसे देखते हैं। नागरिकों के अधिकार को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कानूनी समानता का अधिकार। सभी नागरिक कानून के समक्ष बराबर हैं। अनुच्छेद 33 में नागरिकता की परिभाषा की गई है। जो भी नागरिक चीन की गणतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रीयता ग्रहण किए हुए हैं वो क्या है? चीनी नागरिक है। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता देखते हैं कि चीन में व्यक्तिगत क्या स्वतंत्रता है। तो व्यक्तिगत के अंतर्गत जैसे कि भाषण देना, प्रेस करना, संघ व प्रदर्शन करना, धर्म पालन, हड़ताल आदि की क्या है? वहां स्वतंत्रता है। राजनीतिक अधिकार क्या है? तो राजनीति अधिकार के अंतर्गत है सभी वयस्क नागरिक जो 18 साल से ऊपर के रहते हैं उन्हें क्या है? मत डालने का अधिकार है। अधिकारों के विरुद्ध शिकायत करने का भी अधिकार है। और जो सरकारी अधिकारी अगर कुछ करता है वहां तो उनके विरुद्ध क्या है? शिकायत करने का भी अधिकार है। आर्थिक अधिकार 4था पॉइंट बनता है। जैसे काम तथा विश्राम आएगा वहां पे। विश्राम का अधिकार वृद्धावस्था, रोगावस्था व अपांगावस्था में, अपंग हो जाने पर मतलब इन्हें क्या है? सरकार द्वारा सहयोग राशि प्राप्त होगा या सरकार द्वारा इन्हें सहायता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद 8वां पॉइंट जो हमारा बनता है ये भी महत्वपूर्ण है, शक्तिहीन न्यायपालिका। चीन के पुराने समाजवादी सिद्धांतों की तरह नए संविधान में भी न्यायपालिका को अधिक
स्थिर अधिक क्या है, स्थिति प्रदान की गई है। चीनी संविधान निर्माता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत जैसी स्वतंत्र निरपेक्ष न्यायपालिका स्थापित करने में सफल रहे हैं। तो ये असफल रहे हैं, सॉरी। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे न्यायपालिका, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करने में असफल रहे हैं, स्वतंत्र और निरपेक्ष। तो ये थी हमारा संविधान की विशेषता, चीन के संविधान की विशेषता। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।